तो बच्चों आज हमें पढ़ना है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। यानी आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसकी प्लेट्स के बीच में आप क्या करेंगे, एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कराएंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको डाइइलेक्ट्रिक्स के बारे में बताया था। क्या होते हैं डाइइलेक्ट्रिक्स? ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो या ना के बराबर हो, दैट इज नेग्लिजिबल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो कंटेन करते हो, उन्हें हम डाइइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, जब आप डाइइलेक्ट्रिक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डाइइलेक्ट्रिक्स के अपोजिट फेसेस के ऊपर अपोजिट चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो अब सपोज करिए आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एयर है। तो मैंने एक टॉपिक आपको पढ़ाया था कि कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो उसमें आपने फॉर्मूला डराइव किया था C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। आपने ये फॉर्मूला निकाला था। ठीक है, और ये फॉर्मूला कब है? जब प्लेट्स के बीच में एयर है। वो फॉर्मूला हमने डराइव किया था। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में अगर एयर हमने ले ली तो यहां पे सिग्मा होता है एप्सिलॉन नॉट, सॉरी यहां पर E होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, E ये था यहां पे। ठीक, तो बेटा आपने कैपेसिटेंस निकाला था C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यहां पर एयर है बीच में, आप C नॉट भी इसको रख सकते हो। क्या रख सकते हो आप? C नॉट। ठीक है, तो इसमें अभी आपको क्या करना है, ये वाला डायग्राम ड्रॉ नहीं करना, ये जो मैं बनाऊंगा ये ड्रॉ करना है। तो देखिए आप ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इसमें आपके पास है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसकी ये वाली जो प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर मान लिया आपने प्लस Q चार्ज है। इस प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है। ठीक है, एक दूसरी प्लेट आपके पास है। दोनों प्लेट्स के बीच में गैप आपको पता है, हम लेते हैं स्मॉल d। तो गैप हमने ले लिया, लेट इट बी स्मॉल d। इस पे है माइनस Q। अब आपने क्या किया, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E नॉट है। ठीक है, जो प्लेट इनको आप चार्जेस प्लस और माइनस ना दिखा करके इन प्लेट्स को दिखा दीजिए। ये वाली प्लेट है P और ये है Q, इस पर प्लस सिग्मा और इस पर माइनस सिग्मा, इस तरीके से दिखा दो। ठीक है, अब देन इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट P से प्लेट Q की तरफ हमने अप्लाई किया हुआ है E नॉट। ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब हम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं हम? डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। और ऐसी डाइइलेक्ट्रिक स्लैब ले रहे हैं जिसकी थिकनेस है T। तो ये पोर्शन इसका इतना, जो इसकी मोटाई है ये है T। अब आप मुझे ये बताइए, अब क्या इस कैपेसिटर में अभी भी एयर है? किस जगह पर है एयर? आजू बाजू। तो आजू बाजू वाला जगह कितनी बची हुई है? टोटल गैप था D और T ऑक्यूपाई हो चुका है। अब गैप कितना बचा हुआ है? D माइनस T। बिल्कुल सही। तो यहां पे जो गैप बचा हुआ है D माइनस T। D माइनस T गैप में क्या है? एयर। D माइनस T गैप में क्या है? एयर। बात समझ में आ गई? अब देखो एक चीज ध्यान दीजिए यहां पे, क्योंकि ये वाली जो प्लेट है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इस प्लेट के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और इसके ऊपर क्या है? निगेटिव चार्ज। ध्यान से समझना यहां पे। अब ये वाली जो साइड है इस पर आ जाएगा निगेटिव, पोलराइजेशन की वजह से इसके ऊपर निगेटिव आ गया, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव। अब ये जो डाइइलेक्ट्रिक है, इस डाइइलेक्ट्रिक में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है? पॉजिटिव टू निगेटिव। तो यहां पे पॉजिटिव से निगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। ये इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है इसको हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है, इसको हमने ईपी से दिखा दिया। अब आप मुझे ये बताइए बेटा कि जो डाइइलेक्ट्रिक है, इस डाइइलेक्ट्रिक में अपना इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया ईपी, तो क्या इस डाइइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगा या बढ़ेगा?
यहां पर जो हमने अप्लाई किया है उसकी डायरेक्शन है ये, इस डायरेक्शन को देखिए, और इसके अंदर जो इंड्यूस हुआ है वो हुआ किसकी वजह से इंड्यूस है? ई नॉट लगाने की वजह से, बाहर वाले की वजह से, ठीक है। इसके अंदर इंड्यूस हो गया ईपी, ठीक है, क्लियर। क्या इसके अंदर पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड था? नहीं था। वो किसकी वजह से आया? ई नॉट की वजह से आया, और वो भी कैसा आया? अपोजिट डायरेक्शन में आया। कैसा आया? अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिड्यूस, और उसकी वैल्यू होगी E इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी, ई नॉट माइनस ईपी, क्योंकि ई नॉट की डायरेक्शन है ये और ईपी की डायरेक्शन है ये, अपोजिट डायरेक्शन हो गई। तो जो बड़ा वाला है उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, तो ये E यहां पे आ गया, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। हाँ, ऐसा इसलिए होगा कि जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था, यहां पे कुछ नहीं था, एयर थी, ठीक है। अब आपने क्या करा, या वैक्यूम था ये मान लिया हमने। जब अब आपने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को लिया और डाइलेक्ट्रिक स्लैब लेके इसके अंदर इंसर्ट करा दी। अब जैसे आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर इंसर्ट कराएंगे तो ड्यू टू पोलराइजेशन यहां पे ये वाली जो साइड है, इस साइड पे क्या आ जाएगा? निगेटिव, ठीक है। हालांकि इसका जो आउटर साइड है उसमें पॉजिटिव, इधर यहां पे निगेटिव आउटर साइड, ठीक है। लेकिन हम इसके ये वाली साइड लेके चल रहे हैं, ठीक। तो इस पे निगेटिव और इस साइड पे पॉजिटिव, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। किसकी वजह से? ड्यू टू पोलराइजेशन, ठीक है। इस डाइलेक्ट्रिक का क्या हो जाएगा? पोलराइजेशन हो जाएगा। तो इसकी वजह से इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिया है ईपी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा इसके अंदर, उसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। लेकिन जो हमने अप्लाई किया उसकी डायरेक्शन क्या है? वो प्लेट पी से प्लेट क्यू की तरफ है, ठीक है। तो यहां पर जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा। उसकी रिड्यूस्ड वैल्यू हम कैसे देंगे? ई नोट में से ईपी को माइनस करते हुए। तो इस तरीके से हमें रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए फटाफट जल्दी से। तो यहां पे आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इसमें देखिए, वी नो, क्या जानते हैं हम? व्हेन देयर इज एयर बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, देन इट्स कैपेसिटेंस इज गिवन बाय C नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ठीक है। ये तो इसमें नोट करिए, वी नो दैट द कैपेसिटेंस ऑफ ए parallel plate capacitor, the capacitance of a parallel plate capacitor when having air between its plates, is given by C naught equal to epsilon naught A by D. A is area of the plates, जो प्लेट्स हैं उनका एरिया है A, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D, क्लियर यहां तक। अब देखिए बेटा, आपको कहां जाना है डेरिवेशन में, क्या करने जा रहे हो आप? कैपेसिटेंस निकालने जा रहे हो। तो आपने पढ़ा था C इक्वल टू क्या होता है? Q बाई V। तो अभी आपका फोकस किस पे रहेगा? आपका फोकस रहेगा V के ऊपर। किसके ऊपर फोकस रहेगा? V के ऊपर, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब हम पोटेंशियल निकालेंगे। तो पोटेंशियल हम यहां पे किन किन जगहों पे निकालेंगे? एक तो निकालेंगे इतनी डिस्टेंस में, ध्यान से समझना। इतनी डिस्टेंस क्या है? जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसकी मोटाई है, उसकी थिकनेस है T। उस थिकनेस में हम निकालेंगे पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल है। और एक जो हमारे पास आजू बाजू जगह बची हुई है, कितना प्लॉट खाली है अभी? D माइनस टी गैप का, एक उसमें पोटेंशियल निकालेंगे। पोटेंशियल होता क्या है? पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू डिस्टेंस। अगर आपसे यह पूछा जाए कि बेटा D माइनस टी में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, D माइनस टी गैप में, यहां देखिए E नॉट कितना अप्लाई हो रहा है? E नॉट तो इसमें अप्लाई हो रहा है,
और अगर आपसे ये कहा जाए कि बेटा इस टी में कितना अप्लाई हो रहा है, तो उसमें हो रहा है ई, उसमें कितना हो रहा है ई। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ईपी बेटा उसके अंदर इंड्यूस हुआ है, अब उसके अंदर जो रिड्यूस्ड वैल्यू है डाइलेक्ट्रिक के अंदर वो है ई, और ई को निकालेंगे कैसे, ई नॉट में से ईपी को माइनस करके। बात समझ में आ गई? ठीक। अब यहां पर आप टोटल पोटेंशियल निकालेंगे, तो पोटेंशियल एक तो इस गैप की वजह से और एक पोटेंशियल इस गैप की वजह से, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई? इस डिस्टेंस की वजह से और इस डिस्टेंस की वजह से, दोनों को ऐड कर दीजिए, टोटल पोटेंशियल निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो लिखो, नोट करिए, लिखिए नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल between the plates of the capacitor, between the plates of the capacitor is given by V equal to, ध्यान दो इधर, E नॉट इंटू D माइनस T प्लस E इंटू टी, E इंटू टी। यहां तक बात समझ में आ गई? अब देखिए बेटा, बट अब थोड़ा सा आपको अपनी नॉलेज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाली यूज करनी पड़ेगी। K इक्वल टू क्या होता है, E नॉट अपॉन E। आपने पढ़ा था, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पढ़ा था आपने, ठीक है। तो यहां से हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए E की वैल्यू। किसकी वैल्यू चाहिए, E की। देयरफॉर E इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, E नॉट अपॉन K। और ये ऐसा हमने करा क्यों, क्योंकि यहां पे E नॉट था, यहां पे भी हम E नॉट लेके आना चाह रहे हैं, जिससे कि हम कॉमन ले लेंगे और फिर आगे का प्रोसीजर होगा हमारा, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने इसको ऐसे करके चेंज कर लिया। ये नोट करिए, देयरफॉर V क्या हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा हमारा E नॉट D माइनस टी, एज इट इज हमने लिख दिया, प्लस इस E के प्लेस पर E नॉट अपॉन K लिखेंगे और इनटू T है तो T लिखेंगे, ठीक। अब इसमें से कॉमन है बेटा E नॉट, तो आपने E नॉट को कॉमन ले लिया, और E नॉट को कॉमन लेने के बाद आपने क्या लिखा यहां पे, D माइनस टी और प्लस T अपॉन K। इसको ऐसे लिखिए, ठीक। लेकिन E नॉट क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इन ब्रैकेट पूरा एज इट इज लिख दीजिए, D माइनस टी प्लस T अपॉन K, क्योंकि E नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये नोट करिए। अब आपको क्या करना है कि आपने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये ऐसे कर लिया। अब सिग्मा होता है हमारा Q बाई ए, लिख सकते हैं आप, नाउ सिग्मा इक्वल टू Q बाई ए। देयरफॉर V हमें मिल जाता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, या A एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज, D माइनस टी प्लस T अपॉन K, ठीक है। देयरफॉर C क्या हो जाएगा, C इक्वल टू हो जाएगा हमारा Q अपॉन, जो V की वैल्यू है इसको यहां पर रखिए, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट D माइनस टी प्लस T अपॉन K, ठीक है। अब उसके बाद बेटा Q से Q को कैंसिल आउट कर दिया हमने, Q से Q को कैंसिल आउट कर दिया, बहुत सिंपल है। इसके बाद ये बेटा यहां पे 1 बचा, 1 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ये जाएगा ऊपर अगले स्टेप में, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A या A एप्सिलॉन नॉट अपॉन ये पूरा ब्रैकेट D माइनस टी प्लस T अपॉन K। अब बेटा इसमें से देखो एक काम कर लीजिए, इसको किस फॉर्म में लेके आओगे, इस पहली वाली इक्वेशन की फॉर्म में ले आइए इसको। तो इसको ऐसा बनाने के लिए एप्सिलॉन नॉट A तो हमारे पास है, हमारे पास अपॉन में D नहीं है,
तो अगर इस ब्रैकेट में से डी हम कॉमन ले लें तो ये ऐसा बन जाएगा। तो इसमें से जब डी आप कॉमन लेंगे, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो डी बाई डी का मतलब क्या हो गया, डी बाई डी का मतलब क्या हुआ, डी बाई डी का मतलब हुआ 1 और माइनस टी अपॉन डी प्लस टी अपॉन डी के। ये बात समझ में आ गई। तो इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, यहां पे लिखेंगे डी आपने कॉमन ले लिया, यहां आपके पास बचा है 1, यहां पे बचा है टी अपॉन डी और प्लस यहां पे बचा है टी अपॉन डी के। ठीक है, ये बचा आपके पास। ठीक है बेटा, आप इसमें से भी कुछ कॉमन देख पा रहे हैं, वेरी गुड, टी अपॉन डी। ठीक है, तो आपके पास आ जाता है। और देखो ये क्या बन जाएगा, सी नॉट। तो और सी इक्वल टू सी नॉट अपॉन 1 माइनस टी अपॉन डी को कॉमन ले लीजिए और ब्रैकेट में लिखेंगे आप 1 माइनस 1 अपॉन के। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, रिजल्ट हमारे पास आ जाता है सी इक्वल टू सी नॉट अपॉन 1 माइनस टी अपॉन डी इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन के। ये रिजल्ट हमारे पास फाइनल आ जाता है। ठीक है, इसको नोट करिए। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया है सी इक्वल टू सी नॉट अपॉन इन ब्रैकेट 1 माइनस टी अपॉन डी इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन के। चलो तो इस रिजल्ट को हम ऊपर लिख लेते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। तो आपको बस ध्यान क्या रखना है, आपको पोटेंशियल का ध्यान रखना है और पोटेंशियल का ध्यान रखते हुए जो फॉर्मूला है सी इक्वल टू क्यू बाई वी, उसमें वैल्यू पुट करनी है, बस इतना सा काम करना है पूरे डेरिवेशन में। ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट आया सी इक्वल टू सी नॉट अपॉन 1 माइनस टी बाई डी आपने कॉमन लिया था, ब्रैकेट में आपके पास 1 माइनस 1 अपॉन के आया है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन आपके पास आया है, ये रिलेशन क्या शो कर रहा है कि जब आप इंसर्ट कर देंगे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देन इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। कैपेसिटेंस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हुआ भैया, देखो यहां पे सी नॉट अपॉन, यहां पे 1 में से कुछ वैल्यू क्या हो रही है, माइनस हो रही है। इसका मतलब क्या है, आप जब इसको डिवाइड करेंगे 1 माइनस से, 1 में से मैंने मान लिया 0.1 माइनस हो रहा है, 1 में से कुछ चीज माइनस हो रही है, उस कुछ चीज को मैंने 0.1 मान लिया, ये मान लिया बस। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा, 0.9। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो सी नॉट है, सी नॉट इक्वल टू 0.9 इंटू सी। इसका मतलब सी इज ग्रेटर देन सी नॉट। जो सी है वो सी से बड़ा, सी नॉट से बड़ा है। और कितना बड़ा है, 0.9 टाइम्स। ठीक है, उस तरीके से। हाँ, 1 में से अगर माइनस हो रहा है ये, तो वैल्यू जो है छोटी ही होगी। ठीक है ना, हाँ, तो वो चीज जो है यहां पे, ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा इससे। ठीक है, तो इट इज क्लियर दैट एज सी इज ग्रेटर देन सी नॉट। इसका मतलब क्या है, ऐसे नोट करिए, है सी इज ग्रेटर देन सी नॉट। नेक्स्ट लाइन से नोट करेंगे, इट मींस capacitance of a, it means capacitance of a parallel plate capacitor, capacitance of a, तो इन स्पेशल केसेस में हमें रखना है, अगर T इक्वल टू डी, यानी इस जो गैप है प्लेट्स के बीच में, उसको पूरा का पूरा भर दिया जाए डाइलेक्ट्रिक से, तो तब कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा उसका, तो उसे आपको कैलकुलेट करना है। करिए उसको कैलकुलेट। तो बच्चों इसको आपने कैलकुलेट किया होगा, देखो ध्यान दीजिए, हमें टी की जगह पे डी रखना है, तो हमारा देयरफॉर सी हो जाएगा सी नॉट अपॉन 1 माइनस, इधर ध्यान से देखें आप, डी बाई डी इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन के। भाई साहब डी से डी कैंसिल आउट हो गया, यहां बचा है 1, लेकिन माइनस बाहर बैठा है, इंतजार कर रहा है। ठीक है, साथ में है, इसको क्या करेगा, -1, और फिर इस माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस। तो इक्वल टू, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, बोर्ड मास का भी यूज नहीं कर रहे हो। तो 1 - 1 + 1 अपॉन के।
के, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास 1/k बचा है, अगले स्टेप में k चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास c इक्वल टू KC0। अगर जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी प्लेट्स के गैप को पूरी तरीके से एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब से भर दिया जाए तो उसका जो नया कैपेसिटेंस है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो इसको नोट करिए और इसके बाद लिखना 10 कैपेसिटेंस इंक्रीजेज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स। 10 कैपेसिटेंस इंक्रीजेज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स। नोट कर लीजिए इसको। तो अब बेटा आपको दूसरा और तीसरा केस अभी आपको खुद से सॉल्व करना है। तो देखिए केस सेकंड क्या है, केस सेकंड है इफ t इक्वल टू d/2। इस पर आप सॉल्व करेंगे। और एक और केस आपको दे देता हूं मैं, केस थर्ड इफ t इक्वल टू 2d/3। इस पर आप सॉल्व करिए इन प्लेस ऑफ, जैसे आपने वहां पे d रखा था वैसे ही t की जगह पे यहाँ d/2 और फिर 2d/3 ये रखते हुए वैल्यूज को आपको कैलकुलेट करना है और फाइनल रिजल्ट आपको निकालना है। ठीक है, बताइए। तो देखिए बेटा इनको आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखिए t इक्वल टू d/2 आपको लगाना है, तो c इक्वल टू C0 अपॉन इन ब्रैकेट 1 माइनस t/d था ना, तो उस t की जगह पर आपको d/2 लगाना, तो d/2d और इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/k। ध्यान से देखेंगे, d से d कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू C0 अपॉन यहां पे 1 माइनस, देखिए 1/2 बचेगा, यहां पे 1/2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1/2 और माइनस माइनस इसको हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 1/2k। क्या हो जाएगा 1/2k। 1 में से 1/2 माइनस होगा तो 1/2 बचेगा, 1/2 प्लस 1/2k आपके पास क्या आएगा 1/2 प्लस 1/2k। आप 2k एलसीएम ले लेंगे इसका, 2 से 2 कैंसिल, k बचा प्लस 2k से पूरा 2k कैंसिल 1 बचा, तो k प्लस 1 अपॉन 2k, 2k जाएगा ऊपर अगले स्टेप में। ठीक है, तो ये हुआ क्या आपके पास C0 अपॉन, देखिए k प्लस 1 अपॉन 2k, ये 2k अगले स्टेप में चला जाएगा ऊपर, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 2k C0 अपॉन k प्लस 1। तो ये आपके पास आया था C, इस केस में C आ गया आपके पास 2k C0 अपॉन k प्लस 1। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपके पास C आएगा 3k C0 अपॉन k प्लस 2। ठीक, तो ये इस तरीके से आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे जब d/2 और 2d/3 आप रखेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। और कल की क्लास में हमें डिस्कस करना है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। जिस तरीके से आपने रेजिस्टर्स को जोड़ा था सीरीज पैरेलल में, ऐसे ही हम कैपेसिटर्स को सीरीज पैरेलल में जोड़ेंगे। और फिर एक लास्ट टॉपिक आपका रहेगा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। इस ईयर आपके उसमें केवल फॉर्मूला रह गया हाफ CV², लेकिन पूरा डेरिवेशन हम करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय।